हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखा है, अब उसी को प्रोसीड करेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है कि उसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसके थाइलेकोइड में। और जो थाइलेकोइड है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। प्लांट हमें ग्रीन इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर की वेवलेंथ को प्लांट्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जबकि रेड कलर और ब्लू कलर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसी लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला जो डायग्राम है ये हम लोग आज समझेंगे, समझने की इसको कोशिश करेंगे। द लाइट रिएक्शंस कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये फर्स्ट फेज है जिसमें क्या होता है, स्पेशली प्रोडक्शन होता है एटीपी और एनएडीपीएच का। और जो सेकंड स्टेप है, जो रेड कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जिसे कहते हैं कैल्विन साइकिल कहते हैं, मेक्स शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ATP generated by the light reactions provides the energy for sugar synthesis, और NADPH produced by the light reactions provides the electrons for the reduction of carbon dioxide to glucose। तो ये वाल इधर साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि लाइट एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हैं क्योंकि उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जिनके प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो सकती है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में सिंपली जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके एटीपी और एनएडीपीएच में बदला गया है। अब यही एटीपी और एनएडीपीएच में जो एनर्जी है वो ही एनर्जी अब क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन और ऑक्सीजन है और NADPH का जो हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और साथ ही साथ एटीपी से मिली हुई एनर्जी, ये मिल करके क्या एक बाई प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। पहले मेजर प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है वो है सुगर C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। देखिए लाइट रिएक्शन के जस्ट नीचे आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन बनती है वो डार्क रिएक्शन में नहीं बनती, बल्कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसीलिए कहते हैं फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में ही, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का रिजल्ट है। तो ये ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देख पा रहे हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट इज साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स इन सर्टेन प्लांट्स। All green plants parts have chloroplast and carry out photosynthesis. The leaves have the most chloroplast. The green color comes from chlorophyll in the chloroplast and pigment absorb light energy. Photosynthesis chloroplast में ही होती है, primarily in the leaves में होती है। chloroplast में स्ट्रोमा और ग्रेना दो पार्ट है, जिसमें से जो ग्रेना है, ग्रेना एक्चुअली इज स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड में ही क्लोरोफिल रहता है। ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया और इसी बात को यहाँ पर इस डायग्राम से बताया गया है, जो मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की अगर हम बात करें अब, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंट्स कंपलसरी होते हैं वो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स के भी टाइप होते हैं जिसमें से एक टाइप है बीटा कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन हर एक ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो और कई टाइप के क्लोरोफिल हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी हो गए, और कैरोटीनॉइड्स यानी कैरोटीन के टाइप्स जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सभी। तो पिगमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं वो हुआ क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। बाकी जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको क्लोरोफिल में आपको स्ट्रक्चर में हेड और टेल दिखाई देता है। तो फाइटोल टेल है और ये हेड आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसमें सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है।
आयनिक फॉर्म में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और मेथिल ग्रुप आपको क्लोरोफिल ए में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से सर्किल किया हुआ है मेथिल ग्रुप को। ये भी पूछा जाता है क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के लिए। फिर अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, या बीटा कैरोटीन हुआ, तो ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हो गए। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पीक कहाँ मिलता है इनका, ये अलग होता है हर एक पिगमेंट का। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्लोरोफिल ए का अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये बुक आपकी बुक में भी डायग्राम बना है, तो उसमें दो जगह पीक मिलते हैं, बट एक पीक जो है आपको जो 60 से 80 के बीच में मिल रहा है। एब्जॉर्प्शन 60 टू 80, रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम से हम लोग इसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और वहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। फिर इसी तरीके से आप देखिए, बेसिकली जो पिगमेंट पिगमेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वो काम क्या करता है। तो होता क्या है कि जो पिगमेंट है उसमें आपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, तो उसमें मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो वही जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उस वो भी, उसका चाहे मैग्नीशियम एलिमेंट है या और कोई एलिमेंट है, तो ये किसके बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हैं। तो जब इनको सोलर एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इनके मॉलिक्यूल्स के पास, एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी किसी और रूप में बदली जा सकती है, या हीट के भी रूप में वो एनर्जी हो सकती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट causes the photons of light to be less energetic. Less energy translates into longer wavelength. तो ट्रांजिशन टुवर्ड द रेड, इन यहाँ पर फिर उसके बाद आपको यही जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेकर एमिट होता है, तो जब हम बात करें, इसको रिलेट करें आप फोटोसिंथेसिस से, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसे कोई एक्सेप्ट करता है। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का, जो इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन एक्सेप्ट करते जाते हैं और आगे कैरी करते जाते हैं। तो उस पूरे मॉलिक्यूल्स का जो बना हुआ है, चेन बना हुआ है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। और यही, इसी के लिए एक टर्म यूज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मैं एक बार देखना चाहूंगी कि आपको ये इसमें से क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं समझ में आ रही हैं। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ और अभी कुछ बताया नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे आप, जब मैं आपको साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बताऊं तो आप समझ पाए, इसके लिए सिर्फ आपको एक मैंने कंसेप्ट देने की कोशिश की है। तो एक बार मैं देखती हूँ बैक होकर कि क्या आप मेरी कोई बात समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो ना कि सन से फोटॉन्स आए, उनके साथ जो फोटॉन्स क्या होते हैं, हाई एनर्जी बंडल्स होते हैं, लाइट एनर्जी के बंडल्स होते हैं। और ये जब ये फॉल करते हैं फोटो सिस्टम पर, तो फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और उनको देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पहले एक्सेप्ट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। और अगर वो फिर से फोटो सिस्टम को लौट आ रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी फोटो सिस्टम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट भी फोटो सिस्टम ही कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जनरेटर एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस केस में सेम है। इसीलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया है। जबकि आप देखोगे कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, वहाँ क्या होता है, दो टाइप के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। पहले फोटो सिस्टम 2 है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और उसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन तक जाता है वो इलेक्ट्रॉन, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर एक बार और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन फाइनल एक्सेप्टर कौन है, NADPH। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर क्या है, NADPH। तो
साइक्लिक में आपने देखा कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट भी करता है और फाइनल एक्सेप्टर भी है, तो इसीलिए ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। जबकि यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है वो फोटो सिस्टम सेकंड जनरेट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक जर्नी है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन NADPH एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो जनरेटर है और फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का है, दोनों डिफरेंट हैं। तो क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। साथ ही साथ इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि H2O भी ब्रेक डाउन उसका भी होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इससे ऑक्सीजन गैस भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का एक बेसिक, क्यों हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को